नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य मल्हारी सरदेश पांडे बड़ौदा के कृष्णा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल हूं और पिछले 20 वर्षों से अधिक आयुर्वेद के अध्यापन का, अध्ययन का और चिकित्सा का काम कर रहा हूं। आयुर्वेद का विषय मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूं। राष्ट्र सेवा में और संस्कृति के संरक्षण वर्धन में आयुर्वेद का कुछ विषय आपके साथ साझा करके इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं। आपने कुछ पिछले काल में अनुभव किया होगा, ये सभी चीजें आरोग्य के बिना निरर्थक हो जाती है। हम ऐसा कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। कोरोना की इस वैश्विक महामारी ने ये फिर से एक बार सिद्ध कर दिया है कि आरोग्य नहीं है, आयु नहीं है, तो बाकी सभी चीजें निरर्थक है। और इसी कारण से इस स्वास्थ्य के रक्षण के लिए आयुर्वेद ने हजारों सालों से जो मूल सिद्धांत बताए हैं वो फिर से एक बार उभर कर आपके सामने आ जाते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि सभी लोगों के लिए एक जैसा इस व्याधि का स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है इम्यूनिटी कुछ बड़ा रोल प्ले कर रही है। व्याधि क्षमत्व या इम्यूनिटी है क्या? लोगों के साथ लड़ने की क्षमता या रोग उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए शरीर को मजबूत बनाना। हाँ, ये दोनों चीजें व्याधि क्षमत्व में या शरीर के इम्यूनिटी में अंतर्भूत है। व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम और व्याधि बल विरोधित्वम, इसको हम व्याधि क्षमत्व कहते हैं। ये एक दिन में उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के कुछ नियमों का परिपालन करते हुए इस व्याधि क्षमत्व को हम बढ़ा सकते हैं। आपका शायद ऐसा मानना हो कि कोई गोली आपने खा ली, खरीद कर किसी वैद्य ने लिखी हुई दवा आपने ले ली और आपका व्याधि क्षमत्व या आपकी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ गई, ऐसा होगा तो ये आपकी गलत फहमी है मित्रों। ऐसा होता तो दिनचर्या ऋतुचर्या के माध्यम से हजारों सालों से चले आ रहे आयुर्वेद के नियमों का पालन करने की जरूरत ही ना पड़ती। हमारे शरीर की व्याधि के साथ लड़ने की क्षमता कई सारी चीजों पर आधारित है, जिसमें हमारा एक जेनेटिक कंपोजिशन भी आता है। हमारे माता पिता से हमें मिली हुई रोगों से लड़ने की क्षमता एक बड़ा रोल प्ले करती है, पर इसके साथ में हमारे शरीर की स्थिति, मन की स्थिति और इसका परिपालन या आयुर्वेद के सूत्रों के द्वारा अवश्य किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं होती कि आप एक दिन की कुछ गोली खा लो और आपकी प्रतिकार क्षमता बढ़ जाएगी। हाँ, दवाइयों का इसमें बड़ा रोल है। कई सारे आयुर्वेद में ऐसी चीजें हैं, लेकिन ऐसी गलतफहमियों को आपको शिकार नहीं होना चाहिए, जिसके कारण आयुर्वेद का भी थोड़ा नाम बिगड़ता है, या इसके कारण भी हम लोग कुछ ज्यादा एक्साइट होकर इसके बारे में काम करते हैं। हेतु, लिंग और औषध, यानी किसी भी चीज का कारण, उसका स्वरूप और उसका उपाय, इसका साइंटिफिकली अभ्यास करने वाला और विचार करने वाला शास्त्र आयुर्वेद है। शायद किसी व्याधि के बारे में ही हो, ऐसा नहीं। वैद्य जगत की कोई भी समस्या वो सामाजिक भी हो सकती है। इनका बड़ी साइंटिफिक तरीके से विवरण आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा गया है। जनपदोध्वंस का एक विषय हमारे शास्त्रों में आता है। जनपद का मतलब है जहां लोग रहते हैं वो जगह, और उसका उध्वंस करने वाले कुछ व्याधि, जिसको हम एपिडेमिक्स कहेंगे। ये व्याधि 4 फैक्टर्स की दृष्टि से कहे गए हैं। वातात् जलम, जलात् देशम, देशात् कालम स्वभावतः। वायु की दृष्टि हो सकती है, जल की दृष्टि हो सकती है, उस रीजन में एक दृष्टि, देश की दृष्टि कही गई। जैसे हमने देखा कि किसी एक राष्ट्र में उसका एकदम से कोरोना का प्रादुर्भाव हो गया और कई सारे लाखों लोगों की जान गई। ये देश की दृष्टि है।
और ये एक से दूसरी दृष्टि उसको रेजिस्ट करने में बड़ी कठिन है। जनोपदोध्वंस का विषय बहुत गहरा है, लेकिन आयुर्वेद ने इसके पीछे अधर्म मूल माना है और उसकी समस्या का निराकरण धर्म करेगा ऐसा कहा है। धर्म का मतलब है हमारा व्यवहार, धर्म का मतलब है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के संबंधी किया जाने वाला सही आचरण। और यह अगर गलत हो गया, जैसे आधुनिक काल का आधुनिक शास्त्र हमारे लिए निस्संशय उपयोगी है। मास्क इसेंशियल है, 2 गज की दूरी जरूरी है, बार बार हाथ धोने से हम इसको टाल सकते हैं। वैक्सीनेशन इसका आधुनिक दृष्टि से हमें व्याधि क्षमत्व प्रदान करने वाला सबसे सही तरीका है। इन सभी चीजों के साथ में आयुर्वेद के कुछ प्रिंसिपल्स अगर एडॉप्ट किए जाए तो मित्रों, इस महामारी का मुकाबला हम जरूर कर सकते हैं। समय ऐसा है कि सबको साथ मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। पैथी का अभिनिवेश थोड़ा दूर रखिए, लेकिन आयुर्वेद का इसमें क्या रोल हो सकता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा आगे आने वाले कुछ समय में करेंगे। उचित समय पर उचित निर्णय करना, आयुर्वेद में जिसे क्रियाकालम न हापयत बोलते हैं, ये इस कोरोना की लड़ाई में सबसे कारगर चीज है। और ये अगर ठीक से वैद्य की सूचना के अनुसार, वैद्य भी तत्पर होना चाहिए, उसकी सूचना के अनुसार किया जाए तो निस्संशय हम इस रोग को जीत सकते हैं। इसके कई सारे उदाहरण पिछले अनेक दिनों से मैं मेरे आंखों के सामने देख रहा हूं। आपके लिए कुछ निर्देश आयुर्वेद ने किए हुए पहले प्रस्तुत करूंगा। मैंने अभी यहां कहा कि आहार, विहार और विचार का शास्त्र आयुर्वेद है। आहार के कई सारे नियम हैं, लेकिन कुछ सिंपल चीजें अडॉप्ट करिए। ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा कि कोरोना के समय पे हमारा व्याधि क्षमत्व सबसे अच्छा रहना चाहिए, और ये व्याधि क्षमत्व एक दिन में नहीं होगा, इसकी तो लंबी लड़ाई चलने वाली है। ये लंबे रेस का घोड़ा है कोरोना तो, और इसलिए इन चीजों का विवरण बहुत आवश्यक हो जाता है। आप मध्य वयस्क है तो दिन में 2 बार का आहार काफी है। थोड़ी सी भूख बाकी रख के खाना खाइए, पूरा पेट भर के मत खाइए। 2 खानों के बीच में 5 साढ़े 5 घंटों का अंतर रखिए, पूरा पेट भर के मत खाइए। हाँ, तरुण वय में या बाल वय में भूख अच्छी लगती है तो खाने के लिए कोई विरोध नहीं है, लेकिन भूख का खाने के साथ रिलेशन होना चाहिए। अच्छा भूख लगने पर खाना, यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इसके साथ में और कुछ चीजें करिए। दिन में 2 3 4 बार आधा कप गर्म पानी पीजिए। अतिरेक मत करिए किसी भी चीज का, लेकिन दिन में 2 3 4 बार गर्म पानी पीना यह हमारे पचन के लिए बहुत अच्छा उपयोगी सिद्ध होता है। आप सुबह भी उठते साथ ही आधा कप 1 कप जितना गर्म पानी पी सकते हैं। भले 2 3 4 लीटर मत पीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने ये कई चीजें देखी है कि कई लोगों को आयुर्वेद के बारे में ऐसी खुद तैयार की हुई गलतफहमी होती है कि मैं 3 लीटर पानी पीता हूं, मैं ये नीम का रस पी लेता हूं। सभी चीजें सभी के लिए उपयोगी नहीं होती। जिन चीजों को आपको बताया जा रहा है उन चीजों का पालन करने से आपको अधिक फायदा होगा। दिवा स्वाप यानी दिन में सोना स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। दिन में व्यायाम जरूरी है, कम से कम 30 मिनट तक का चलना जरूरी है। मुझे पता है लॉकडाउन के सीजन में ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी, लेकिन योग घर में कर सकते हैं। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक और उपयोगी चीज है। रेस्पिरेटरी ट्रैक का अगर महत्व आपको पता चल गया, स्वास्थ्य का महत्व पता चल गया, तो इसमें आपको प्राणायाम की अलग से कुछ महत्ता बताने की जरूरत नहीं है। कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी प्राणायाम का उपयोग होगा। ये प्राणायाम उपयोगी है। एक आयुर्वेद और योग ये दोनों एक साथ जुड़े हुए शास्त्र है। योग शरीर में मसल पावर तैयार नहीं करेगा, लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की आवश्यकता, आसनों की आवश्यकता है ही। लेकिन व्यायाम एक अलग चीज है। शरीर को कष्ट देने वाली प्रक्रियाओं के साथ में, जैसे चलने में आपको बहुत सुख नहीं होगा, लेकिन चलना ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। कम से कम 30 मिनट चलने का व्यायाम हर रोज करें। जो बलवान व्यक्ति है, जिनका मसल पावर अच्छा है, वो साइकिलिंग जैसे व्यायाम कर सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत हेवी व्यायाम इस समय में टालिए, अवॉइड करिए। मनोबल उत्तम रखना बहुत आवश्यक है। एलोपैथी के साथ में आयुर्वेद की दवाइयाँ कोरोना के अनेक रुग्णों को संजीवनी की तरह काम करती है। मेरा सभी पेशेंट से
और सभी डॉक्टर से पर्टिकुलरली विनती है कि आप कृपया आपकी दवाइयाँ चलने दीजिए। मुझे उसमें कोई कोई उस शास्त्र का मैं विद्वान नहीं हूँ। आपकी रेमडेसिविर चल रही है, आपके स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, आपके एंटी वायरल ड्रग्स चल रहे हैं, बाकी सभी एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, वो चलने दीजिए, मुझे उसमें प्रत्यवाय नहीं है। लेकिन इसके साथ में थोड़ी सी चीज आयुर्वेद की, वैद्यों की निगरानी में 1 या 2 गोली होगी, इससे बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये प्राण बचाने वाली सिद्ध हुई है, ऐसा मेरा पिछले कई महीनों का अनुभव रहा है, कई सालों का, 2 सालों का। पिछले मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और मित्रों, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि इसमें डिले मत करिए और बहुत ज्यादा अपने दिल से दवाइयां मत लीजिए। 1-2 चीजें उपयुक्त हो सकती है। मैं कुछ दवाइयों की या वनस्पतियों के नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गुड़ूची, जिसको गिलोय कहते हैं, गड़ो कहते हैं, बहुत उपयोगी है। 2 इंच का कांड आप फ्रिज में ला के रखिए, बड़ी गुड़ूची, और 2 इंच का कांड क्रश करके आधे कप जितना उसका उकाड़ा बनाइए, 1 कप पानी डाल के, और वो लीजिए। रोज लेने की जरूरत नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7 एक दिन से 1 हफ्ता लीजिए, उसको फिर ब्रेक कर सकते हैं। गिलोय का काढ़ा उपयोगी है। इसकी बाजार में घनवटी भी मिलती है, जिसको संशमनी वटी बोलते हैं, वो भी उपयोग की है। लेकिन संशमनी वटी और उसके साथ में और कुछ चीजों से रुग्ण को उपयोग होगा, लेकिन इसको बहुत लंबे समय तक मत यूज करिए। हर चीज के परिणाम के साथ में कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। सभी चीजें, गिलोय एकदम सेफ है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इसको नियंत्रित अवस्था में आपको लेना, नियंत्रित प्रमाण में आपको लेना है। वासा, अरडुसी गुजराती में कहते हैं, जिसको अडूसा कहते हैं, एडेटोडा वैसिका, यह भी उपयोगी है। इसका स्वरस ले सकते हैं 5 ml तक का। लेकिन ये जब आपको खांसी या इस प्रकार की कुछ तकलीफ हो तब ज्यादा उपयोगी है। रोज सभी लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों को रोज सबको लेने की जरूरत नहीं है। हमारा शास्त्र ऐसा कहता है, पुरुषम पुरुषम विक्षम, हर एक चीज व्यक्ति के लिए हर एक दवाई कारगर नहीं होगी। इसलिए मैं सिर्फ ये आपके सामने कुछ नाम प्रस्तुत कर रहा हूं। शुंठी, सौंठ बहुत अच्छा दवाई है, जिसको विश्व भेषज कहते हैं, लेकिन इसका भी बहुत अतिरिक्त से यूज मत करिए। हल्दी, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, कुछ दिनों तक इसको करिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए विशेषता बहुत अच्छा और जरूरी है। मरीच, मिरी का उपयोग करिए, लेकिन प्रमाण में। रोज के रोज मरी का उपयोग मत करिए। उकाड़ा बना के, आयुष वाला क्यों ना हो, लेकिन 2 महीने तक पीना ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। इसके लिए कुछ सलाह लीजिए। आपके सामने जो कुछ है वो खाए जाना, वो कोई बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। कई सारी चीजें इसके साथ में उपयोगी है। अश्वगंधा उपयोगी है, बहेड़ा जिसको हम विवितक कहते हैं, अमलकी जिसको अवला कहते हैं, पिपली उपयोगी है, पुष्कर मूल, चट्टी, चित्रक, कंटकारी, इन सभी चीजों को उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सभी चीजें मिलाकर उकाड़ा बना के खाने से आप बहुत ये बन जाओगे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए इन चीजों का नियंत्रित स्वरूप पे, और मैंने जैसे कहा कि जिस समय पे जो करना है उसका उपयोग आपको वैद्य की निगरानी में आपको करना होगा। जैसे गुड़ूची जैसे द्रव्यों का उपयोग आप 6-7 दिनों तक करिए, बाद में बंद कर दीजिए, फिर वैद्य को पूछिए। ज्वर अगर है, बुखार है, सुदर्शन घनवटी जैसी कोई दवाई, अभी दवाइयों की चर्चा करेंगे। संशमनी वटी जो गिलोय से बनती है वो बहुत उपयोगी है, लेकिन इन दवाइयों को खुद स्वतः मत प्रयोग में लाइए, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। आयुष के गाइडलाइंस का पालन करिए, वो हमारे डॉक्टर के हित के लिए हमारी मिनिस्ट्री ने उसको प्रकाशित किया है। खांसी के समय पे तालिसादी, सीतोफलादी चूर्ण जैसे दवाइयाँ उपयोगी हो सकती है। इसके साथ में कुछ वैद्यों के लिए जो चीज़ें जरूरी है उसकी भी लिस्ट बनाई जा सकती है। 64 प्रहरी पिप्पली है। हमारे पास समय कम है, लेकिन ये सभी चीज़ों को सिर्फ निर्देश स्वरूप में कहूँगा। भृगुशृंग भस्म है, गोदंती भस्म है, श्वास कुठार जैसे द्रव्य बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। समीर पन्नग, रस सिंदूर, व्याधिहरण, ये रसकल्प है, लेकिन इसको किसी को भी सेल्फ मेडिकेशन तरीके से करना नहीं है, वैद्यों को इसका उपयोग करना होगा। म्यूकरमाइकोसिस की समस्या बहुत बढ़ रही है और इसके कारण नासा ही शिरसोद्वारम की याद आती है। हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि नासा, नाक हमारे शीर का द्वार है। गोघृत या अणुतेल, इसके 2-2 टीपे डालने से आपको शायद पता होगा कि फैटी मीडिया में कोई भी फंगस बढ़ता नहीं है। उपयोग करिए। प्रतिमर्श नस्य हमारे दिन का हिस्सा बनना चाहिए। रोज के रोज नाक में 2 टीपे गोघृत के या अणुतेल के डालिए, आपको इन चीजों से, बीमारियों से दूर रहने की क्षमता मिलेगी। कोरोना लंबे रेस का घोड़ा है, मैंने अभी आपको बताया, और इसके लिए इन सभी चीजों के साथ में रसायन दवाइयों का उपयोग
और पंचकर्म का उपयोग आपको करते रहना पड़ेगा। रसायन दवाइयाँ क्या है और पंचकर्म क्या है, इसकी चर्चा फिर कभी एक आध अलग से विषयों के साथ में हम कर सकते हैं। आखिर में इतनी प्रार्थना करूंगा कि सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।